एंडरसन, एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा है। एंडरसन, वेयर आर यू? इंग्लिश भी बोल रहे हैं तब भी एंडरसन नहीं आ रहा है। हिंडनबर्ग का नाम सुना आपने? हिंडनबर्ग का नाम सुना आपने? क्या? हिंडन एक नदी है जिसमें नाला, गंदा पानी, सब चीज बहता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये जो आप देख रहे हैं ये हिंडन नदी का इलाका है और नाले की शक्ल में जो ये पानी की धारा है वो हिंडन नदी का पानी है, जिसमें शहर का नाला भी मिला ही होगा। आपको राजनीति सिखाती है कि कोई एक नदी साफ़ की जा रही है, मगर ये देख लीजिए कि दिल्ली के किनारे बिल्कुल गाज़ियाबाद की ये नदी है, हिंडन नदी। तो मैं हिंडन नदी क्यों आया हूँ? क्योंकि मुझ पर आरोप लगा है कि मैं हिंडनबर्ग के दफ्तर में 7 बार गया हूँ। ये चल रहा है जब से अदानी का प्रसंग आया है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट न्यूयॉर्क से आई है। अब आप देखिए मैं कितनी अफवाहों को पढ़कर बताऊं। ये कोई अभी अठावले साहब हैं, इन अपने ट्विटर हैंडल से अंग्रेज़ी में लिखते हैं कि 3 मिनट में मेरा बैकग्राउंड आप जान लें कि मैं एंटी इंडिया जर्नलिस्ट हूं और जब अदानी ने निकाल दिया तो एनडीटीवी के लेने के बाद तो मैं न्यूयॉर्क गया और 1 महीना रहा। तो मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं हिंडन नदी के किनारे हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहा हूँ, क्योंकि न्यूयॉर्क में मैं गया तो हूँ लेकिन वहाँ तो हम कभी हिंडनबर्ग का नाम ही नहीं जानते थे, ना उसका दफ्तर खोज पाए थे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं हिंडन नदी के किनारे सतयुग से ही, अभी से नहीं, सतयुग से ही मैं हिंडन नदी के किनारे हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहा हूँ। पर मुझे क्या पता था कि हिंडनबर्ग का दफ्तर हिंडन नदी के किनारे नहीं, न्यूयॉर्क में है और वहाँ कोई सतयुग का काम कर रहा है, सत्य का पता लगा रहा है। तो ये आप सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ये कोई अरुण राणा हैं, वो भी लिख रहे हैं ये बात कि कोई मैं 5th जनरेशन वॉरफेयर का मुझे हंसी आ रही है। फिर कोई सात्विक हैं, वो उन्होंने लिखा है, कोई शैलेश पांडे हैं, उनका ट्वीट है, कोई विनी कोहली हैं कि मैं इस फियास्को का सबसे बड़ा बाप हूँ। कमाल है, मतलब मेरे पीछे कितनी इंडस्ट्री इनकी लगी हुई है आप देखिए। तो हम हिंडन नदी के किनारे इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। एंडरसन, एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा है। एंडरसन, वेयर आर यू? इंग्लिश भी बोल रहे हैं तब भी एंडरसन नहीं आ रहा है। एंडरसन, हिंडनबर्ग, हिंडन नदी के किनारे हिंडनबर्ग। एंडरसन, वेयर आर यू? एंडरसन तो यहाँ मिल ही नहीं रहा है। तो इस तरह से आप देखिए कि कितनी अफवाहें मेरे बारे में उड़ाई जाती हैं, कभी पैसे को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर जिनसे मेरा कभी राब्ता नहीं, कभी कोई वास्ता नहीं, तब भी है। जबकि इस नदी के किनारे आना चाहिए। आप पुरानी खबरों को उठाकर देखिए, कितना कुछ है हिंडन नदी के बारे में बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हिंडनबर्ग के को लेकर मेरे बारे में अफवाह उड़ाई। उसी बहाने मैं हिंडन नदी आ गया। और ये 15 दिसंबर 2022 की खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की कि हाउ टू क्लीन अप पॉल्यूटेड हिंडन रिवर, वो भी है। 10 ड्रेन्स डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू द हिंडन रिवर। बताइए, 10-10 नाले गिर रहे हैं जिसमें कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। सिर्फ एक नदी, यहाँ गंगा तो नहीं है, गंगा की सफाई को लेकर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारी बहसें हो रही हैं। वहाँ भी एसटीपी का काम ठीक नहीं है। अगर सिर्फ गंगा को ही प्राथमिकता दी गई है तो उनकी सफाई का भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये स्क्रोल में भी छपा हुआ है कि यूपी से दिल्ली तक ये जो टॉक्सिक हिंडन रिवर है वो लोगों को बीमार कर रही है। बहुत सारी खबरें हैं कि हिंडन जो है इसके आसपास रहने वाले लोग हैं वो बहुत इसके प्रदूषण से प्रभावित हैं। इस तरह की खबरें मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। लेकिन आप सोचिए कि अदानी के ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट आती है, मामला बड़ा है, उसके भीतर क्या आरोप है इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है। लेकिन पूरा एक तंत्र, आईटी सेल का तंत्र लग जाता है ये बताने में कि इस पर आप यकीन ना करें। क्यों यकीन ना करें? क्योंकि रवीश कुमार जो एक इनके हिसाब से एंटी इंडिया जर्नलिस्ट है, वो हिंडनबर्ग के दफ्तर में गया है और 7 बार गया है। 2-2 घंटे की उसकी बैठक हुई है और उसने ये रिपोर्ट तैयार की है। इस तरह की बातों पर ये लोग चाहते हैं कि आप यकीन करें।
वो ये नहीं चाहते कि आप उस रिपोर्ट को पढ़ लें कि इस देश में हो क्या रहा है। वो ये नहीं चाहते कि आप इन सवालों को पूछें कि दुनिया भर में भारत की साख दांव पर लगी हुई है और भारत की एजेंसियां कुछ बोल नहीं रही हैं। क्या आप धर्म की राजनीति में ये सब देखना बंद कर देंगे? आपकी आंखों के सामने भ्रष्टाचार का कथित तौर पर इतना बड़ा आरोप लगा है, आप बिल्कुल वो नहीं देखेंगे। लाखों करोड़ के आरोप लगे हैं, ऑफशोर कंपनियों, शेल कंपनियों के आरोप लग रहे हैं। उसे छोड़कर आपके लिए ये बड़ी बात हो सकती है कि मैं गया था उसके दफ्तर में और मैंने जाकर वो रिपोर्ट तैयार करवाई है, 7 बार मिला हूं, और ये क्या कोई खुशी की बात है कि मुझे निकाल दिया गया? ये तो शर्म की बात है। मैंने तो इस्तीफा दिया था, निकाला तो किसी ने भी नहीं था। तो सवाल सरकार से होना चाहिए, बदनाम मुझे किया जा रहा है। तो जो राइट विंग आईटी सेल है वो लिख रहे हैं कि रवीश कुमार का बड़ा इसमें रोल है, और वो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। मुझे काफ़ी हंसी आई। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप हिंडनबर्ग के दफ्तर कब गए थे, तो मुझे लगा कि ये सवाल आ कहाँ से रहा है। तो मैंने कहा भाई मैं तो हिंडन नदी के किनारे रहता हूँ और बहुत दिनों से गया नहीं हूँ, तो आपको ये दिखा देता हूँ कि ये हिंडन नदी का हाल क्या है। ये हाल है, इसका पानी पूरी तरह से काला हो चुका है और दूर से आप दूर देख सकते हैं कि कपड़े की धुलाई हो रही है। एकदम नदी के उस पार आप देख सकते हैं, यहाँ तक आने में बहुत मुश्किल पेश आई है। और यही नहीं, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। वो जो टैंक है वो कोई ऊपर से फेंक रहा है पूजा का सामान। फिर एक टैंक आया है जो कहीं से सीवेज का पानी लाद कर लाया, उठा कर लाया है, और वो इस नदी में गिरा रहा है। आपको बहुत तरह के अभियान मिलेंगे कि हिंडन नदी साफ़ कर दी जाएगी, ये चुनाव में, उस चुनाव में। बहुत सारे पत्रकारों ने इस नदी की दुर्दशा पर लिखा है। तो हम हिंडन नदी आए हैं क्योंकि हम पर आरोप लगा है कि हम हिंडनबर्ग के दफ्तर में गए हैं। तो हिंडनबर्ग का संदर्भ यह है कि हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अदानी ग्रुप पर को लेकर एक 106 पन्नों की रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके जवाब में अदानी समूह ने 413 पन्नों की रिपोर्ट प्रकाशित की। लेकिन ये सारे खेल में मैं कहाँ से आ गया? तो मेरे बारे में लिख रहे हैं ये कोई गौरव प्रधान गुरुकुल हैं। इनका लिखना है कि रब्बिश वाज फायर्ड आफ्टर अदानी टेक्स ओवर एनडीटीवी। एक तो मैंने इस्तीफ़ा दिया था, कोई फायर वायर तो किया नहीं किसी ने। और इसमें लिखा है कि उसके बाद, इस्तीफ़ा देने के बाद मैं न्यूयॉर्क गया 1 महीने के लिए। इस्तीफ़ा दिया 30 नवंबर को, तो भाई मैं न्यूयॉर्क कैसे चला जाऊंगा? मेरा वीज़ा है, मैं पहले ज़रूर गया था, लेकिन मैं इस्तीफ़ा देने के बाद न्यूयॉर्क कैसे चला जाऊंगा? और वो भी 1 महीने के लिए। मैं तो वीडियो बना रहा था, गोदी सेठ के नाम पत्र लिख रहा था यहाँ। तो ये लिख रहे हैं कोई गौरव प्रधान गुरुकुल हैं कि रवीश नहीं लिख रहे हैं, रब्बिश वाज फायर्ड आफ्टर अदानी टेक्स ओवर एनडीटीवी। आफ्टर दैट रवीश विजिटेड न्यूयॉर्क फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए। और इस 1 महीने के दौरान मैं हिंडनबर्ग के न्यूयॉर्क ऑफिस में 7 बार जाता हूँ। और ये गुरुकुल जी हैं, वो पीछे लेंस लगाकर बैठे थे कि मैं औसतन कितना समय लगाता हूँ। तो इस पोस्ट में लिखा है कि मैं 7 बार हिंडनबर्ग के दफ्तर में गया और हमारी उनसे मुलाकात 2 घंटे तक चली। 2 घंटे तक तो मैं अंग्रेज़ी बोलने से रहा। लिखा हुआ अंग्रेज़ी अपना अनुवाद कराकर मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन 2 घंटे तक मेरी तो अंग्रेज़ी माय नेम इज़ रवीश कुमार के बाद ख़त्म हो जाती है। 2 घंटे तक क्या मीटिंग करूँगा? लेकिन उन्होंने लिखा है। आगे लिखते हैं, आई थिंक नो डाउट इज़ लेफ्ट। अब कोई संदेह नहीं रहा कि एनडीटीवी वॉज ए पार्ट ऑफ कबाल 5th जनरेशन वॉरफेयर। ये क्या है हम नहीं जानते। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का कबाल है जिसका एनडीटीवी हिस्सा है और उसका हम हिस्सा हैं। और ये जो एंकर हैं इसके फुट सोल्जर्स हैं इस कबाल के, 5th जनरेशन वॉरफेयर के। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन पॉपकॉर्न्स वाई मोदी डोंट टेक एनी डायरेक्ट एक्शन ऑन मीडिया। इस तरह की चीज़ें लिखी हैं। मतलब हंसी आनी चाहिए कि इस तरह के पोस्ट बनाने वाले समझते क्या हैं लोगों को। जो लोग व्हाट्सएप में हैं, क्या वो लोग मूर्ख हो गए हैं? क्या धर्म की राजनीति ने उनके सोचने समझने की क्षमता अब ख़त्म कर दी है? तो इस तरह के
पोस्ट क्रिएट कर ये टेस्ट किए जा रहे हैं कि ये वाला पोस्ट डालकर देखो कहीं इनमें बुद्धि तो नहीं आ गई है। अब अगर आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि कहीं आपका भी तो इसमें कोई रोल नहीं है, इसका मतलब है कि आप साबित कर रहे हैं कि आप मूर्ख हो चुके हैं। धर्म की राजनीति ने आपको, आपके दिमाग में सोचने समझने की जितनी भी कोशिकाएं हैं उसे बंद कर दी है। और आप जो है बहुत हंसी आ रही है कि मैं क्या करूं बताइए। हिंडनबर्ग के दफ्तर में मुझे मालूम भी नहीं हिंडनबर्ग कौन था। जब रिपोर्ट आई उस समय मैं बेंगलुरु में था, तो किसी ने कहा बहुत हंगामा हो रहा है। तो 29 तारीख तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया इस रिपोर्ट को लेकर, और आप कह रहे हैं कि मेरा उसमें कोई रोल है। मैंने 29 तारीख को किसी से पूछा ये हिंडनबर्ग क्या है, क्यों इतनी चर्चा हो रही है, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि हिंडनबर्ग क्या है। लेकिन ये पोस्ट फैलाया जा रहा है कि मैं इस साजिश का कोई बहुत बड़ा हिस्सा हूँ। अब ज़रा अपना दिमाग लगाइए। 106 पन्नों की रिपोर्ट आती है, उसको अदानी साहब पढ़ रहे हैं, उनका पूरा समूह पढ़ रहा है, उनका CFO तिरंगा झंडा लेकर आया जज्बात पैदा करने के लिए, है कि नहीं। तो वो तिरंगा के साथ खड़े हो गए और लगे ज्ञान देने, बताने कि इसमें सारी दुर्भावनापूर्ण बातें हैं और इसका किसी चीज़ पे असर नहीं होने वाला है, हमारे समूह को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन शेयर बाज़ार में सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। ये आपने देखा, खुद ही देखा। क्रेडिट स्विस, इसका नाम भी मैं ठीक से उच्चारित नहीं कर पाता हूँ, इसकी भूमिका वगैरह वगैरह के बारे में मुझे विस्तार से पता भी नहीं है। इस इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो फैसला लिया, क्या वो उस साजिश में मेरा कोई हिस्सा था? मैं हिंडनबर्ग के दफ्तर गया था, या फिर सिटी बैंक ने जो कदम उठाया, या फिर मूडी ने जो अदानी समूह के बारे में कहा कि आने वाले समय में इनकी वित्तीय क्षमता जो है वो प्रभावित नज़र आती है, तो क्या इसमें मेरी कोई भूमिका थी? तो ये सारे लोग, इतने बड़े बड़े बैंक जो फैसला ले रहे थे, उसमें मैं कहाँ से आ गया? तो इस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं हिंडनबर्ग के दफ्तर तो नहीं गया, आपको हिंडनबर्ग नदी के किनारे ले आता हूं। और आप देख लीजिए इस नदी की क्या हालत है। यहाँ पर हम लोग गाज़ियाबाद के जो लोग हैं वो हिंडन नदी के किनारे रहते हैं। ये सहारनपुर से चलकर आती है नदी, कोई 300-400 किलोमीटर का फासला तय करती है और यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कहलाती है यमुना की, हिंडन और काली नदी। और इसकी ये हालत है, शहर की गंदगी इन नदियों में गिराई जाती है और इसका ये हाल है। तो ये हिंडन नदी के किनारे तो आप कह सकते थे कि मैं कभी गया होगा, नहीं गया, लेकिन अब आया हूँ बहुत ज़माने के बाद। तो फिर भी ये आप अगर फर्जी बातें बना रहे हैं तो उसका कुछ आधार भी तो होना चाहिए ना। अब आप कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा देने के बाद जब मुझे निकाल दिया गया, एक तो वो भी सही नहीं है, पढ़िए तो ज़रा ध्यान से। उसके बाद ऑर्गेनाइज़र कोई वेबसाइट है, वो लिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का कोई NGO है, उससे वो मेरे ट्वीट को कुछ लाइक वाइक करता है कि क्या करता है, उसका मुझे क्या, कौन NGO क्या करता है मुझे पता नहीं। तो इस तरह से इन लोगों का क्या लेना देना है अदानी ग्रुप के मामलों से, क्या ये जानते हैं? सवाल सेबी पर उठ रहा है, बड़े बड़े पत्रकार लिख रहे हैं, दुनिया भर के अखबारों में लिखा जा रहा है, उसमें मैं कहाँ से आ गया? तो मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन मैंने सोचा मैं अकेला ही क्यों हंसता रहूं, आपको भी ज़रा हंसाता हूं। ये वो लोग हैं, ये पता करना चाहिए कि किसने ये पोस्ट बनाया कि मैं हिंडनबर्ग के दफ्तर में गया 7 बार और हर बैठक उनके साथ 2 घंटे तक औसतन चली। ये कि कौन अफवाह इस तरह की बनाता है? क्या वो सामने आकर कभी बोल पाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें सत्यता तो है नहीं, इसलिए वो कभी सामने नहीं आ सकता है। इसलिए इस तरह के व्हाट्सएप पोस्ट बनाए जाते हैं। अब आप सोचिए कि इस तरह के कितने ऐसे पोस्ट से आपका दिमाग ख़राब कर दिया गया और आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो धीरे धीरे पिछले 8 वर्षों में समाप्त तो होती चली गई। यही मैं कहता रहा कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है एक दिन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अभी भी आप समझ जाइए कि ये जो बातें बनाई जा रही है कि हम इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं और कुछ दिनों के भीतर उनका $100 अरब का जो भाव है अदानी साहब का वो उड़ गया। मतलब भले उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, लेकिन मुझे लगता है कि गौतम अदानी भी ये अफवाह सुनकर खूब हंसा करेंगे
कि मैं हिंडनबर्ग के दफ्तर में 7 बार गया हूँ, जिसका ना पता मालूम है ना आता मालूम है। तो इस तरह की अफवाहें हैं। और ऑर्गेनाइज़र ने लिखा है कि अजीत अंजुम हैं, अभिसार हैं, ये लोग डिजिटल शार्प शूटर हैं। कमाल है, ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। कमाल है, जो पत्रकारिता कर रहा है उसको आप प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। जो लिखा है, जो कहा है उन्होंने, ये बताइए कि उन्होंने क्या गलत कहा है, कौन सी बात गलत कही है, कौन सी बात बिना आधार के कही है, ये नहीं बता रहे हैं। लेकिन अभिसार, अजीत अंजुम, ये सब डिजिटल शार्प शूटर हैं। तो इससे पता चल रहा है कि गोदी मीडिया के तमाम चैनलों को ख़त्म कर देने के बाद इनका इरादा किन लोगों को दबोचने का है। तो इस तरह से अंग्रेज़ी में इस तरह और हिंदी में भी इस तरह की कहानियाँ बनाई जा रही हैं कि ये लोग साजिश कर रहे हैं। हिंडनबर्ग के दफ्तर में रवीश कुमार गया है, तो मैंने सोचा कि चलिए इसी हिंडनबर्ग के बहाने मैं हिंडन नदी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ रहने वाली गंदगी, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। हम ज़रूर यहाँ के स्थानीय अखबारों में हिंडन नदी के बारे में पढ़ते रहते हैं कि इसकी सफाई को लेकर आंदोलन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन हम खुद भी कभी इस तरह से इस नदी के किनारे नहीं आए। मगर जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मैं हिंडन नदी के किनारे गया, ऑल्ट न्यूज़ ने भी इस पर स्टोरी की है, मुझसे मेरी प्रतिक्रिया मांगी। मोहम्मद ज़ुबैर ने ट्वीट किया, पहले कहा मुबारक हो, आप हिंडनबर्ग के दफ्तर में गए हैं। इतनी बड़ी घटना का श्रेय मुझे दिया जा रहा है कि मैं इसमें शामिल हूँ। कायदे से ये तो शर्म की बात है ना कि जब ये खुलासा हुआ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का, इसमें भारत के किसी पत्रकार की कोई भूमिका नहीं थी। ये तो शर्म की बात है, होनी चाहिए थी। ये भारत के पत्रकारों को रिपोर्ट करनी चाहिए थी कि क्या चल रहा है। सीरियस फ्रॉड के आरोप लगे हैं। उस रिपोर्ट में यही कहा गया है ना, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, कि कॉरपोरेट के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अब आप देखिए, अदानी साहब ने 413 पन्नों की रिपोर्ट बनाई जवाब में, उनकी किसी बात का बाजार ने भरोसा नहीं किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बाजार भरोसा करता है, दुनिया भर के बाजार में। और आप क्रेडिट स्विस, सिटी बैंक, इन सबको छोड़ दीजिए। खबर तो हिंदुस्तान से भी है ना कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अदानी के शेयरों को सर्विलांस पे डाल दिया है। ये खबर तो है ना। क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी रवीश कुमार से प्रभावित हो रहा है? रिजर्व बैंक बैंकों से डिटेल मांग रहा है कि आपका कितना लोन है। अब तो कोई कह रहा है मांग क्यों रहा है, उसके पास तो सारे डेटा होते हैं डेस्कटॉप पे। ऐसा सिस्टम है कि 5 करोड़ से ऊपर जो लोन होता है वो रिजर्व बैंक की जानकारी में होता है। इस तरह के नियम है, इस तरह बताए जाते हैं। सेबी जानकारी मांग रही है, SBI, LIC, ये लोग सब जवाब दे रहे हैं। अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इसमें चला गया था हिंडनबर्ग के दफ्तर में 7 बार और 2-2 घंटे से ज़्यादा बैठक चली। जैसे मैंने बता दिया कि हाँ आपको रिपोर्ट में ये लिखना है, 7 बार की बैठक में। बहुत सारे आरोपों के बारे में तो मैंने अपने जो YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल के लिए बनाया है, उसमें तो बहुत सारे आरोपों की जानकारी भी नहीं दी, क्योंकि बहुत सारे आरोप जो हैं वो तकनीकी जटिलताओं से भरे हैं, जो हमारी समझ से बाहर के हैं। लेकिन हम बताएंगे आने वाले समय में कि धीरे धीरे क्या आरोप हैं। मॉरिशस में जो ऑफशोर कंपनियां हैं, किस तरह से उन पर आरोप लगा है। गौतम अदानी के साम्राज्य में किस तरह से उनके परिवार के लोग ज़्यादा हैं। उनकी राजनीतिक नज़दीकियों के बारे में लिखा है। ये भी लिखा है कि कैसे कोरोना के समय, जब दुनिया के पास खाने के लिए अन्न नहीं जुट रहा था, भारत का एक औद्योगिक समूह कई 100 गुना तरक्की कर रहा था। अब ये सब तो पब्लिक में जानकारियां हैं। मुझे लिख रहे हैं कि मैं हिंडनबर्ग के दफ्तर में गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो लोग, जिन लोगों को इस बात में यकीन हो चला है कि रवीश कुमार हिंडनबर्ग के दफ्तर में 7 बार गया न्यूयॉर्क में, और हर बैठक औसतन 2 घंटे चली है, मैं वैसे लोगों को हिंडन नदी के किनारे ले आया हूँ। हिंडन नदी देखिए, देख लीजिए पहले इसी हिंडन को, और फिर उसके बाद अपने घर में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेकर पढ़िएगा, फिर हिंडन करते रहिएगा और मुझे बख्श दीजिए। इस तरह के अफवाहों से मुझे आज़ाद कीजिए। मैं ये उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि धर्म की राजनीति में जब धर्म का प्रवेश होता है तो राजनीति धार्मिक नहीं होती है, उसकी नैतिकता कोई बहुत अच्छी नहीं हो जाती है। जब भी राजनीति में धर्म आता है, राजनीति जो पहले से ही अनैतिक होती है
उसमें अनैतिकता का बड़ा हिस्सा होता है और ज़्यादा अनैतिक हो जाती है। राजनीति दुष्ट हो जाती है, बदमाश हो जाती है राजनीति, और वो जनता को बेवकूफ़ बनाती है। जनता धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनती है, वो बन चुकी है। इसी का प्रमाण है कि मुझे एनडीटीवी से निकाल दिया गया और मैं न्यूयॉर्क चला गया उसके बाद, जबकि मैं घर पे था, और 1 महीना न्यूयॉर्क में रहा। बड़ा महंगा शहर है, 1 महीना रहने के लिए पैसे चाहिए, और 7 बार हिंडनबर्ग के दफ्तर में गया। कमाल की बात है। लेकिन और अकेले तो हमने तो नहीं रिपोर्ट की, अब कौन फेंक रहा है ऊपर से? इससे पहले कि कोई और ऊपर से कुछ फेंक दे, हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ हैं, बहुत देर से शूट कर रहे हैं, और हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम लोग बहुत मुश्किल से हिंडन नदी को खोज कर आए हैं। हमें लगता है कि एक बार न्यूयॉर्क चले जाते कैनेडी एयरपोर्ट से उतरने के बाद, तो इससे कहीं ज़्यादा आसानी से हम हिंडनबर्ग की दफ्तर को तो ज़रूर ही उसके दफ्तर को खोज लेते। तो आप इस तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दें, इस तरह की बातों पर ध्यान ना दें। ये बड़ा ही ख़तरनाक होता जा रहा है। जनता को किसी भी राजनीतिक समूह की तरफ से बेवकूफ़ समझना और जनता की तरफ से ये साबित कर देना कि वो बेवकूफ़ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो आप इस तरह के अफवाहों में ना पड़ें कि मैं हिंडनबर्ग के दफ्तर में 7 बार गया हूँ, बल्कि आप कम से कम 7 बार ना सही तो 2 बार हिंडन नदी के किनारे आइए, इसके मुद्दों पर बात कीजिए, इसकी गंदगी पर बात कीजिए। देखिए, ये अगर नदी अपने मौजूदा स्वरूप में होती, अपने मूल स्वरूप में होती, तो कितना अच्छा होता। एक शहर के बीचों बीच एक बरसाती नदी जा रही होती और लोग इसके किनारे बैठे होते, लेकिन इसे एक नाले में बदल दिया गया है। तो हिंडनबर्ग के हवाले से ये रही हिंडन नदी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।